So now let's start with stability of कार्बन आयन। तो इसमें इस मॉलिक्यूल को देखें, अगर इस कार्बन एटम और इस वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, इस तरह से कि वाई एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जबकि कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो, तो ऐसे केस में होता ये है कि इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ आ जाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स खुद की तरफ खींचना पसंद कर रहा है, यानी कि यहाँ पर होगा एक हेटेरोलिटिक क्लीवेज। इससे होता ये है कि ये कार्बन एटम अपने 3 हाइड्रोजन एटम और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के साथ बाहर निकल के नेगेटिव चार्ज अटेन करता है, जबकि ये वाई एटम अपना इलेक्ट्रॉन खोने के बाद एक पॉजिटिव चार्ज अटेन करता है। अब इस वीडियो में इस पूरे टाइम कार्बन एनायन की बात होगी। ये कार्बन एनायन है 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हुए। अब कायदे से अगर देखें तो कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिच कहला रहा है, और इस वजह से ये थोड़ा अनस्टेबल हो जाता है क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है, इतनी होनी नहीं चाहिए थी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी कम करने पे ये स्टेबल हो जाएगा। तो अब इस अनस्टेबल मॉलिक्यूल को स्टेबल कैसे बनाना है ये इस वीडियो में सीखेंगे। अब इस कार्ब एनायन को देखें, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसीलिए अगर इसको स्टेबल बनाना है तो इस पर कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाने होंगे जिससे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाए, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने से ये बन जाएगा एक स्टेबल स्पीशीज़। तो यहाँ पर अगर इन जगहों पर किसी तरह से -I ग्रुप्स लगा दिए जाएं, तो -I ग्रुप्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को खुद की तरफ खींचना पसंद करते हैं, जिस वजह से इस कार्बन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और ये स्टेबल बन जाएगा। सेम -M ग्रुप्स के लिए भी बोला जा सकता है। -M ग्रुप्स इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करना पसंद करते हैं और इनके इस विड्रॉइंग नेचर की वजह से फिर से कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और ये स्टेबल बन जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगहों पर +I ग्रुप्स लगा दिए जाएं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को कार्बन की तरफ पुश करेंगे, जिसकी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये बहुत ही ज़्यादा हाईली अनस्टेबल बन जाएंगे। ऐसे ही +M ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं, वो भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के इसको अनस्टेबल बना देंगे। तो अगर कार्बन आयन को स्टेबल बनाना है तो -I -M ग्रुप्स लगाएं, और अनस्टेबल बनाना है तो +I और +M ग्रुप्स लगाएं। अब यहाँ पर बात हाइपर कॉन्जुगेशन की नहीं करी है। क्यों? क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाते हैं सिर्फ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल्स और अल्कीन्स। कार्बन आयन्स हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखाते हैं। सो नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एग्जाम्पल। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखें, इनको इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस मॉलिक्यूल से। अब इसमें रेजोनेंस एब्सेंट है क्योंकि कॉन्जुगेशन है नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन भी एब्सेंट ही रहता है कार्बन आयन में। बात सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट की जा पाएगी, और यहाँ पर टोटल में 3 CH3 ग्रुप्स है। CH3 ग्रुप्स क्या करते हैं, +I इफेक्ट दिखाते हैं यहाँ पर, यानी कि 3 +I इफेक्ट दिखाने वाले CH3 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल पर आए, इसमें देखें, इसमें 2 CH3 ग्रुप्स है, यानी कि इसमें 2 गुना +I इफेक्ट लगेगा। एक CH3 ग्रुप है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही बार +I इफेक्ट लगेगा। अब इन तीनों की स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि +I ग्रुप्स इसको अनस्टेबल बना देते हैं, इसीलिए स्ट्रक्चर A लीस्ट स्टेबल होगा। स्ट्रक्चर B जिसके पास 2 +I ग्रुप्स है, वो थोड़ी सी कम अनस्टेबिलिटी देगा, और स्ट्रक्चर C इन तीनों में से तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही +I ग्रुप्स है। तो ये हुआ हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर। नेक्स्ट अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें सबसे पहले इस मॉलिक्यूल से शुरू करते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का, यानी कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा और टोटल में इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट है, और इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो यहाँ से एक +I ग्रुप लग रहा है और ये वाला -I ग्रुप दे रहा है, यानी कि यहाँ पर एक +I ग्रुप और एक -I ग्रुप प्रेजेंट है।
नेक्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखें, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसके टोटल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन एब्सेंट रहेगा। और बात अगर इंडक्टिव इफेक्ट की करें तो यहाँ पर ये माइनस आई ग्रुप लगा हुआ है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पर आते हैं, इसमें डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है, यानी कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट है और इसमें टोटल में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें एब्सेंट रहेगा। और बात इंडक्टिव इफेक्ट की करें तो यहाँ पर ये दोनों प्लस आई ग्रुप्स हैं जबकि ये माइनस आई ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे टोटल में 2 प्लस आई इफेक्ट और 1 माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। अब इसको सीरीज में अरेंज करना शुरू करते हैं। तो RHI सीरीज के हिसाब से सबसे ज्यादा रेजोनेंस में होता है स्टेबिलिटी देना, लेकिन रेजोनेंस तीनों में बराबर हो रहा है तो हमें ऑटोमेटिकली इंडक्टिव इफेक्ट पे आना पड़ेगा। अब इसमें माइनस आई ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें तो ये प्योर माइनस आई ग्रुप है, इसमें कुछ और नहीं है, जबकि इसमें ये प्लस आई इफेक्ट आ रहा है जिसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल बन जाएगा, यानी कि स्ट्रक्चर भी सबसे ज्यादा स्टेबल है, उससे थोड़ा कम स्ट्रक्चर ए स्टेबल है। और इसमें 2 प्लस आई ग्रुप्स यानी कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, तो स्ट्रक्चर सी लीस्ट स्टेबल होगा। तो हमारा ये हुआ इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर। RHI सीरीज के हिसाब से अब इसकी सीरीज निकाली जा सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला स्ट्रक्चर होगा क्योंकि इसके पास 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उससे कम ये क्योंकि इसके पास 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उससे कम ये क्योंकि इसके पास 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और उससे भी कम ये क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये तो रेजोनेंस की बात हो गई। नेक्स्ट हमें इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन तो कार्बन आयन में एब्सेंट ही रहता है, तो सबसे कम स्टेबल होगा ये क्योंकि इसके पास टोटल में 3 प्लस आई ग्रुप्स हैं। ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 प्लस आई ग्रुप्स हैं। ये स्टेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसके पास सिर्फ 1 प्लस आई ग्रुप है और इसके पास प्लस आई ग्रुप है ही नहीं, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारी ये हुई इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर।